नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 417 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी विषय का कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि जीएसटी के संदर्भ में देखिएगा, संदर्भ या संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, तो हाँ सही है। यह देखिएगा 1954 में लागू किया था। जीएसटी का जनक भी कहा जाता है फ्रांस को। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, यही गलत है। ये राज्य सरकार द्वारा ही भी यानी कि संग्रहित किया जाता है। अगला, सीमा शुल्क बोर्ड 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, तो हाँ 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है, तो हाँ भारत में जीएसटी जो है कनाडा का मॉडल पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा संपदा शुल्क, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क ये क्या संग्रहित किया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वित्त कर और स्टाम्प शुल्क ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। इसमें 5 तरह के कल पिछला वीडियो में बताए थे कि एक 0% है, उसके बाद 5, 12, 18, 28 कितना 5, 12, 18, 28 ऑप्शन नंबर बी कि ये 4 कर दरें हैं और एक है 0%। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी यानी स्टेट, अब देखिएगा पूर्ण रूप इसका है क्या, तो एस से क्या हो गया स्टेट और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ऑप्शन नंबर डी में कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से देखिएगा कि कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तो तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्रथम को जैसे कच्चा माल को जब हम फैक्ट्री में ले आते हैं तो द्वितीय सेक्टर में आ जाता है, लेकिन प्राथमिक सेक्टर में कृषि मेन रूप से क्या आता है, कृषि आता है। और इसमें प्राथमिक जैसे मछली पालन आ गया, ये सभी जितना कृषि से संबंधित है वो प्रथम सेक्टर में आता है। और द्वितीय सेक्टर में जो औद्योगिक आ जाएगा मेन रूप से कंपनी, ये द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। और तृतीय सेक्टर में सेवा कर आता है, जो जीडीपी सर्वाधिक भारत में देता है तृतीय सेक्टर ही, जैसे बैंक या डॉक्टर ये सभी क्या है तृतीय सेक्टर में आएंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वस्तु एवं सेवा कर किस पर अधिरोपित किया जाता है, तो वस्तु एवं सेवा कर जो है यह उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने वर्षों से अधिक पुराने यानी कि जो पुराने वाहन है उसको ग्रीन टैक्स पर लगाने के लिए, ग्रीन टैक्स एक क्या है टैक्स है, इसको लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो कितने वर्षों से अधिक पुराने जब वाहन हो जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष से ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो इस सभी वाहनों पर कौन सा कर लगेगा, तो ग्रीन टैक्स कर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 426 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, तो अभी जस्ट देखें हम लोग 5, 12, 18, 28 है और 0% भी है, लेकिन 5% एक ऐसा स्लैब है जो जीएसटी के रेट में नहीं आता है। भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अधिरोपित किया गया था, तो 1994 में किया गया था। अगला है कि किसको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है, तो ये होता है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट कर होता है। 31 दिसंबर 2021 तक कितने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था,
तो ये हो जाएगा कितने, तो 5। अब देखिए पेट्रोलियम उत्पादक को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था कितना, 5%। निम्न में से कौन सा साधन आय के स्रोत के रूप में नहीं आता है, तो आय का स्रोत में देखिए क्या नहीं आता है, तो पारिश्रमिक आता है, किराया भी आता है, लाभ भी आता है, लेकिन दान पर कभी टैक्स नहीं लगता है। इसलिए मंदिर का दान दिया हुआ उस पे टैक्स फ्री होता है। कौन सा देखिए एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिएगा संपत्ति कर डायरेक्ट टैक्स है, आयकर भी एक डायरेक्ट है, उपहार कर भी क्या है, एक डायरेक्ट है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर यानी क्या हो गया, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किताब हो, कॉपी हो या कोई भी सामान पे क्या जीएसटी जोड़ करके लिया जाता है, जो कि एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सही कथन का चयन करें। कहा जा रहा है सरकार के राजकोषीय राजस्व तथा राजकोषीय व्यय के वार्षिक वितरण को राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या है, गलत है। अगला कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। तो हाँ, घाटा मतलब क्या हो गया, घाटा मतलब कमी होता है। घाटा का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो इसकी आय में उसके खर्च की तुलना में कमी होता है, उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला कहा जा रहा है कि किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो हो जाएगा ऋण के रूप में जाना जाता है। भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाले आयात कर क्या कहलाता है, तो टैरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है, टैरिफ, यानी भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगाने वाला आयात कर को क्या कहलाता है, टैरिफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 435, क्वेश्चन नंबर 435 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो वस्तु एवं सेवा कर जस्ट अभी बताए हैं कि यह एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 436 कहा जा रहा है 436 में कि किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है। किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए टैक्स को क्या कहा जाता है, तो निर्यात शुल्क कहा जाता है। निर्यात शुल्क। किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है, तो अभी जस्ट हुआ है, क्या कहा जाता है, तो इसे निर्यात शुल्क कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। आयात पर लगाए गए कर अभी जस्ट हुआ है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है, तो टैरिफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 439 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है, तो ये जो होता है माल और सेवा कर। ऑप्शन नंबर डी। माल और सेवा कर जो है एक देश टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, सोपानी प्रभाव। ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है, सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, जो आय पर निर्भर नहीं रहता है उसे एक मुश्त कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक मुश्त कर कहलाता है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने के कारण क्या होता है, तो इसके काले धन में वृद्धि होता है। क्या होता है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण, अगर जो नहीं कोई जमा कर रहा है तो क्या हो रहा है, काला धन के रूप में संग्रहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्पाद या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित करके किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो होगा मूल्यवर्धित कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय बिक्री कर उदाहरण किसका है, तो केंद्रीय बिक्री कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स के यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 445 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि भारत में लोक वित्त का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय लेन देन में व्यापार के तौर पर जनता से जमा राशि ग्रहण कर सकता है,
तो ऊपर का कोई नहीं, यानी न विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न विशिष्ट व्यक्ति, न अनिगमित संस्थाएं, अना फर्म। वित्तीय लेन देन में व्यापार के तौर पर जनता से जमा राशि ग्रहण, ऊपर में जितना भी दिया हुआ है, फर्म या विशिष्ट व्यक्ति या अनिगमित संस्था, कोई भी इसे नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 446, कौन सी संस्था भारत के हर जिले के लिए वार्षिक आधार पर ग्रामीण क्रेडिट कार्ड योजना तैयार करती है, जो सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए वार्षिक क्रेडिट योजना का आधार बनाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रामीण जैसे ही बात किया जाए क्रेडिट कार्ड, तो ये नाबार्ड हो जाएगा, जो बार बार बता रहे हैं वीडियो में। यह एक क्या है, कृषि आधारित बैंक है, जिसका स्थापना 1982 में किया गया था। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सार्वजनिक प्रावधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए, कैसी छोटी अवधि के लिए, केवाईसी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किस गठन किया गया था? तो ये जो गठन किया गया था छोटो उद्योग के लिए, सिडबी। अब मेक इन इंडिया का नाम सुने होंगे, जिसका स्माइल नाम है, यानी स्माइल और सिडबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत में बीमा एवं प्रतिभूति बाजार का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम 65 वर्ष। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 5 लाख रुपए वाली स्वास्थ्य सहजीवन बीमा योजना की घोषणा की? तो ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार। कौन सा सरकार ने घोषणा किया था? तेलंगाना सरकार ने। निम्नलिखित में से किसमें वाणिज्यिक पत्र ऋण का एक स्रोत होता है? तो ये देखिए कहाँ होता है, तो कारपोरेट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए, कारपोरेट उद्योग में वाणिज्यिक पत्र ऋण एक क्या है, स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 452, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन था? तो ये पहले स्थान पर कौन था? नॉर्वे था। क्वेश्चन नंबर 453, क्वेश्चन नंबर 453 है, पहली मानव विकास रिपोर्ट, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष कब प्रकाशित की गई थी? तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? 1990। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब देखिएगा, एक नई औद्योगिक नीति यानी एनआईपी संशोधन के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। तो 1991 में समाप्त कर दिया गया था। पहली थोक मूल्य सूचकांक संस्था भारत में कब से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने आधार आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई थी? तो 10 जनवरी 1942। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है? तो सामान खरीदना या बेचना ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 457, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो ये हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्या क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कौन सा संस्था है? तो ये हो जाएगा IRDAI। ऑप्शन नंबर सी IRDAI हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो ये सड़क कौन सा है? दलाल स्ट्रीट। कहाँ है? दलाल स्ट्रीट सड़क पे है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को
चिकित्सक लाभ और संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। नहीं का बात बोल रहा है तो ये देखिएगा, निजी क्षेत्र करता है, सरकारी क्षेत्र भी करता है। बहुराष्ट्रीय निगम ये क्या है, सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर राशि कितना किया गया था? तो ये था 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 462, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता सूचकांक संख्या CPI-IW का क्या उपयोग किया जाता है? इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना इसका आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? तो यह 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ और 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। कितने वर्ग की आयु के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र माना गया है? तो 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष। IPO ब्रांड जीवन बीमा निगम LIC अध्यक्ष का कार्यालय सरकार द्वारा मार्च 2023 तक 1 वर्ष और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। LIC के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिएगा 2022 के अनुसार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ संगठन किया है? तो बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए के साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 469, सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। तो सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है 169 लक्ष्य। कितना लक्ष्य शामिल है? 169 लक्ष्य शामिल किया गया है। HDI मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। ऑप्शन नंबर डी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? अब मानक कौन सा नहीं है? तो सामाजिक समर्थन है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी है। मृत्यु क्या है? मृत्यु खुशहाली सूचकांक का मानक है? कभी नहीं होगा। जब मृत्यु हो जाएगा तो खुशहाली सूचकांक कैसे होगा? और उदारता इसमें शामिल किया गया है। मानव विकास सूचकांक HDI के एक घटक जीवन का स्तर निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पे किया जाता है, न कि उत्पाद पे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? तो इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे 2 व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस या पॉलिसी कहा जाता है ना, उसी को इंश्योरेंस कराया जाता है। टॉपिक नंबर 11, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत का पहला प्रश्न है कि UNDP का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसी का उद्देश्य है UNDP का, कि आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करे और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उपभोक्ता का
स्तंभ बंडल बजट रेखा और किसके बीच स्पर्शजत्व बिंदु पर स्थित होता है? तो ये जो होता है अनधिमान वक्र। कौन सा वक्र है? अनधिमान वक्र है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, एमपीसी किससे संबंधित है? तो एमपीसी जो है ये संबंधित है आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन। आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर, जो ऑप्शन कहाँ होगा? ऑप्शन डी में होगा। ऑप्शन डी में है ना कि आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? एसपीसी, एसपीसी कहा जाता है। एमपीसी क्या कहा जाता है? एमपीसी कहा जाता है। एमपीसी। कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1988 में। कब? 1988 में स्थापना हुआ था। ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं की उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, क्या कहलाता है? तो पूंजीगत वस्तुएं कहलाता है। यदि आप में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की उपयोग प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो अभी जस्ट बताएं इस मान में क्या होगा? एमपीसी का जो मान होगा 1 और 0 के बीच होता है, यानी 0 और 1 के क्या होता है? बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 480, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान समय कितना होता है? तो 0 और 1 यानी उसके बीच में होता है। तो 1 और 2 के बीच में, ये भी गलत। माइनस में भी नहीं होता है, माइनस में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने की तैयार है और क्षमता रखता है तो उसे वस्तु की क्या कहलाता है? तो मांग कहलाता है। अगर जो खरीदने की तैयारी करेगा तो खरीदेगा क्या? अगर जो मांग रहेगा तब तो खरीदेगा ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? मांग हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार, और उपभोक्ता का अधिकार क्या है? तो निवारण प्रति अधिकार है। तो हाँ, सूचना का अधिकार भी है और चयन का अधिकार भी है, यानी उपरोक्त में से सभी का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 483, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा लोगो उसकी गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ISI, भारतीय मानक समय। क्वेश्चन नंबर 484, ये टॉपिक का लास्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा यानी कि COPRA कोपरा कब लागू हुआ? तो 1986 में। पिछला प्रश्न भी दिया हुआ था, 1986 में यह लागू हुआ था। यहाँ से टॉपिक नंबर 12 होता है कि मांग, मांग का नियम एवं मांग की लोच तथा पूर्ति का कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या हो सकता है यदि कॉफ़ी की आपूर्ति अधिक हो? आपूर्ति कब यानी कि अधिक हो जाएगा तो कॉफ़ी का मूल्य क्या हो जाएगा? जब आपूर्ति अधिक होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? गिरावट आ जाएगा। तो किसी मूल्य में तो मांग बढ़ जाएगा? नहीं, कॉफ़ी की क्या होगा? मूल्य गिर जाता है। अगला प्रश्न है कि बताइए क्या मांग वक्र लोचदार होता है और इसमें क्या होने से यह बेलोचदार होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र क्या होता है? लोचदार होता है। और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर क्या होता है? बेलोचदार होता है। यानी धनात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? लोचदार, और मान ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? बेलोचदार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 487, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा?
तो ये कहलाएगा मांग की कीमत लोच। ऑप्शन नंबर डी, मांग की कीमत लोच कहलाएगा जब मांग की प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत प्रतिशत से क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। अधिमान वक्र निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर होता है? तो इसमें अस्थिर जो होता है उपयोगिता, क्या होता है अस्थिर? उपयोगिता होता है, यह कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 489, बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मुद्रास्फीति तनिज मंदी, क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति यह क्या है? तो यह एक असीम रूप से लोचदार है। क्या है? यह एक लोचदार है। क्वेश्चन नंबर 491, टॉपिक नंबर क्या है? 13 स्टार्ट यहाँ से होता है। बचत निवेश की धारणा एवं गणितीय रूप। पहला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छता से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एकल पहल की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है स्वावलंबन योजना। कौन सा योजना? स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है, जो असंगठित श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छता से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में, कब? 2010 की बात कर रहा है। अब पूछा वो कब है? 2018 में। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम, यह किसके उपयोग की जाने वाली शर्त है? तो ये म्यूचुअल फंड, आप सुने होंगे म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए बार बार प्रचार आता है। तो वह क्या है? ओपन एंडेड बोले या क्लोज, ओपन या क्लोज एंडेड बोले तो यह स्कीम किसका है? म्यूचुअल फंड का है। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना चाहिए? तो 51%। कितना? 51% शेयरों को छोड़ना चाहिए। शेयर बाजार जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड, भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए वे यानी किस नाम से लिखित दस्तावेज है जो कूपन और मूल्य भुगतान में विकल्पित नहीं है अथवा नहीं हो सकता है? तो ये अर्थ क्या है? ऋण का है। इसका अर्थ क्या है? ऋण का है। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विभाजित यानी विनियमित करने की विधि को किसने शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो ये जो शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू किया गया था। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू किया गया था। व्यावसायिक रूप से व्यवहार्यता परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में कौन सा देखिएगा सेटअप किया गया था? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना निधि यानी निफ, NIIF। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुख्य सकारात्मक असर निम्न में से क्या नहीं होगा? आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी, ये होगा। मूल्य में वृद्धि नहीं होगा। बाकी उपभोक्ता के लिए सस्ता सामान, ये भी सही है। और रोजगार में वृद्धि भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 498, कहा जा रहा है 498 में कि PPF का पूर्ण रूप क्या होगा? P से क्या हो जाएगा? पब्लिक, और P से क्या होता है? प्रोवाइडेंस फंड, यानी ऑप्शन नंबर सी पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड होगा। PPF का फुल फॉर्म। खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? तो यह बचत कहलाता है। खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाएगा? बचत कहलाएगा। बाजार के रूप में जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि बाजार जहां और आपूर्ति के मूल्य विनिर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी।
उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ओलिगोपोली कहते हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? जब स्पर्धा की कमी होगा तो उसे भी क्या कहते हैं? ओलिगोपोली उसे भी कहते हैं। प्रश्न अगला है कि एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्पाद की गठरी। ऑप्शन नंबर सी। यानी एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को ही कहते हैं उत्पाद की गठरी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 में। कब स्थापित किया गया था BSE का? 1875, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 505, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो यह कौन सा नियम हो जाएगा? वालरस का नियम। कौन सा नियम होगा? वालरस का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 506, कहा जा रहा है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था की दृष्टि में इनमें से कौन सी आस्ति है? तो स्टॉक जो है एक क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि में यह क्या है? आस्ति है। विकसित स्वतंत्रता बाजार अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन BOP घाटे का मुख्य कारण क्या है? इसका घाटे का मुख्य कारण है कि देश में निर्यातों के लिए मांग कम होना। देश में निर्यातों के लिए क्या होना? मांग कम होना। थोक मूल्य के अभिप्राय क्या है? थोक मूल्य से आप क्या समझते हैं, क्या निकलता है? तो थोक मूल्य से जो होता है यह फैक्ट्री के द्वारा सामान का मूल्य थोक मूल्य का मतलब होता है। यानी फैक्ट्री जिस मूल्य पर सामान देता है उसे ही क्या कहते हैं? थोक मूल्य कहते हैं। वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कहाँ आता है? रिटेलर के पास आता है जो दुकानदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 510, ई वाणिज्य से क्या लाभ है? ई वाणिज्य से ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत, सुरक्षित तथा तीव्र है और विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है। प्रतिस्पर्धा की क्या देता है? अनुमति देता है ई वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 511, भारतीय डाक सेवाओं द्वारा किन विशेष ई वाणिज्य सेवाओं प्रस्तुत किए जाएंगे? तो यह हो जाएगा ग्रामीण कारीगर ऑनलाइन माल बेच सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 512 और आज का लास्ट प्रश्न है कि एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होती है जहाँ किसी बाजार में क्या होता है? तो यहाँ क्या होता है? केवल एक विक्रेता होता है। क्या होता है? केवल एक विक्रेता होता है। ये NTPC स्टेज 2 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आगे का वीडियो कल यानी कि अब रेगुलर अपलोड होते रहेगा, इसलिए पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।